आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 को जो है शुरू किया जा रहा है। तो आज से जो है भौतिक विज्ञान का यह लाइव क्लास प्रतिदिन चलेगा। तो आप सभी विद्यार्थी यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबाना मत भूलिए, क्योंकि आपके लिए जो है यह लाइव क्लास चलाया जाएगा। तो आज का जो पहला पाठ है, पहला पाठ का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र है। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आज का पहला हेडिंग होगा वैद्युत आवेश क्या होते हैं, वैद्युत आवेश के मात्रक क्या होते हैं, वैद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आज के इस वीडियो में बताया जाएगा। और आप सभी विद्यार्थी इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते चलिएगा, जिससे आपका एक नोट्स भी बनता रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले जो है हेडिंग को नोट कर लेंगे, वैद्युत आवेश। तो वैद्युत आवेश क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को आवेश कहते हैं। कितना आसान है। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को क्या कहते हैं? आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ परिभाषा को लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। कितना आसान है। आप इसे 2 बार बोलिए, आपको परिभाषा क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को वैद्युत धारा कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से प्रदर्शित करते हैं। इसका 2 परिभाषा है। तो ये पहला परिभाषा जो है आप लोग को याद हो गया होगा। क्या परिभाषा है? तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह दर को वैद्युत आवेश कहते हैं। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पर जो है इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को आवेश कहते हैं। तो दूसरा परिभाषा भी लिख लीजिए, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को, वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत जो है आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश कहते हैं। तो दोनों परिभाषा जो है बहुत सरल भाषा में बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत क्या हो, याद हो जाए। तो दूसरा परिभाषा क्या बोलेंगे? वैद्युत धारा तथा समय के गुणनफल को वैद्युत आवेश कहते हैं। यहाँ अर्थात लिख लेंगे और अर्थात लिखने के बाद जो है इसका फार्मूला लिख लेंगे कि फार्मूला क्या होता है। तो यहाँ फार्मूला लिखेंगे। इसका फार्मूला होता है आवेश बराबर होता है, आवेश बराबर सूत्र इसका होता है आवेश बराबर धारा गुणे क्या होता है? समय होता है। धारा मतलब वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा गुणे क्या हो गया? समय हो गया। अब यहाँ पे जो है इसका प्रतीक में लिख लेंगे। तो पहले सूत्र को पहले अपने कॉपी में जरूर आप सभी विद्यार्थी जरूर इसे नोट कीजिए। अब यहाँ पे जो है इसका प्रतीक होगा तो हो जाएगा यहाँ पर Q बराबर होगा I गुणे टी। अब I का नाम क्या है? तो धारा कहेंगे। और T का क्या नाम है? तो कहेंगे समय कहेंगे। और Q का नाम क्या है? तो Q का नाम जो है आवेश है। तो Q बराबर क्या हो गया? I गुणे क्या हो गया? टी हो गया। तो वैद्युत आवेश की 2 परिभाषा बताया गया। दोनों परिभाषा को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में इसे जरूर नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत जो है आवेश का मात्रक क्या होता है और इसका बीमा क्या होता है। तो यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे। अब वैद्युत आवेश का मात्रक एवं बीमा, मात्रक एवं जो है बीमा क्या होता है? मात्रक एवं बीमा। तो अब इसका मात्रक और बीमा भी निकाल लेते हैं कि वैद्युत आवेश का मात्रक क्या है और इसके बीमा
क्या होते हैं। तो अभी आवेश का सूत्र ऊपर हम लोग क्या पढ़े हैं, तो आवेश का सूत्र होता है Q गुणे T पढ़े हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे सूत्र होता है, क्या होता है, Q बराबर होता है I इंटू टी होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे Q का मात्रक, Q का मात्रक हो जाएगा, इधर बराबर क्या हो जाएगा, तो बराबर I गुणे टी कोष्टक बंद करके का मात्रक हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में जो है इसका मात्रक बताया जा रहा है। अगर आपको सूत्र याद है तो मात्रक बीमा निकालने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर Q का मात्रक बराबर क्या हो गया, I गुणे T का मात्रक हो गया। I का मात्रक क्या होता है, तो I का मात्रक आप सभी विद्यार्थी जानते होंगे एम्पियर होता है। वैद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड होता है। तो क्या बन गया, एम्पियर सेकंड हो गया। और इसका दूसरा मात्रक क्या हो गया, तो इसका दूसरा मात्रक जो हो गया कूलाम हो गया। तो यहाँ दो मात्रक हो गया, पहला जो है एम्पियर सेकंड और दूसरा जो इसका मात्रक जो है क्या है, कूलाम है। तो अब यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे इसका बीमा क्या होता है। तो अब यहाँ लिखेंगे Q का बीमा, क्या लिखेंगे, Q का बीमा मतलब आवेश का बीमा बराबर हो जाएगा। और यहाँ का लिखेंगे I गुणे टी कोष्टक बंद कर देंगे और यहाँ लिखेंगे का बीमा हो जाएगा। अब यहाँ पर I का बीमा जो है आप लोग क्लास 11 में पढ़े होंगे, I का बीमा क्या होता है, A होता है। और समय का बीमा क्या होता है, तो समय का बीमा जो है T होता है। अब इसको दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा AT हो जाएगा। क्या बनेगा, AT। तो आवेश का बीमा आप लोग याद रखेंगे, आवेश का बीमा क्या होता है, AT होता है। तो समझ में आ गया होगा मात्रक भी और बीमा भी। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट भी करते चलिए, जिससे आपका एक नोट्स भी तैयार होता रहेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे। अब आवेश के प्रकार, तो आवेश जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे आप, आवेश दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। अब पहला आवेश का नाम क्या है और दूसरा आवेश का नाम क्या है। तो यहाँ पहला लिख लेंगे और यहाँ दूसरा लिख लेंगे। तो पहला आवेश का नाम है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश। और दूसरे का नाम है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। तो धनात्मक आवेश और दूसरा ऋणात्मक आवेश। अब हम लोग पढ़ेंगे धनात्मक आवेश क्या होता है। तो अब यहाँ हेडिंग नोट कर लेंगे, धनात्मक आवेश। अगर धनात्मक आवेश की परिभाषा आपको याद है तो समझिए ऋणात्मक आवेश की परिभाषा जो है आप सभी लोग विद्यार्थी बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो धनात्मक आवेश पहले हेडिंग को नोट कर लेंगे। अब धनात्मक मतलब क्या होता है, मतलब वृद्धि। अब धनात्मक का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होगा कि कमी होगा। तो ध्यान देंगे, अगर इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अगर कम होती है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर कम होती हैं तो उसे आवेश को क्या कहा जाता है, धनात्मक आवेश कहा जाता है। अगर वृद्धि हो जाती हैं, अधिक हो जाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, ऋणात्मक आवेश कहा जाता है। तो धनात्मक में कमी और ऋणात्मक में अधिक। तो यहाँ लिखेंगे जब, इसकी परिभाषा लिख लेंगे, जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा, इलेक्ट्रॉनों की मात्रा कम, या लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों में कमी, या इलेक्ट्रॉनों में कमी, कोष्टक बंद कर देंगे। इलेक्ट्रॉनों में कमी हो तो
हो तो उस पर आवेश आवेश को धनात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक आवेश कहते हैं। कितना आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा क्या हो, कम या इलेक्ट्रॉनों में कमी हो, तो उस पर आवेश को क्या कहा जाता है, धनात्मक आवेश कहते हैं। अब यहाँ पर अगर ऋणात्मक आवेश की परिभाषा समझा जाए कि ऋणात्मक आवेश क्या होते हैं, तो यहाँ लिखेंगे ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक जो है आवेश, तो जहाँ धनात्मक ऋणात्मक में क्या अंतर है, तो बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की जो है मात्रा क्या है, यहाँ पर कम है, तो उसमें क्या रहेगा, अधिक रहेगा। तो लिखेंगे जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक, अब यहाँ क्वेश्चन में लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, क्वेश्चन बंद कर देंगे, हो तो उस पर आवेश ऋणात्मक आवेश होता है। ऋणात्मक आवेश कहते हैं। धनात्मक में और ऋणात्मक में क्या अंतर है, तो धनात्मक में क्या है, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनों की मात्रा जो है यहाँ कम है और यहाँ इलेक्ट्रॉनों की मात्रा अधिक है, या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, उस पर आवेश को क्या कहा जाता है, ऋणात्मक आवेश कहते हैं। तो परिभाषा बहुत ही सरल भाषा में बताया जा रहा है, जिससे आपको तुरंत परिभाषा क्या हो, याद हो जाए। तो अब एक कूलाम की परिभाषा कैसे बनेगा, तो यहाँ सबसे पहले जो है लिखना पड़ेगा यदि। क्या लिखना पड़ेगा, यदि। और यदि लिखने के बाद से लिखेंगे यहाँ पर I बराबर, मतलब धारा है, और धारा बराबर जो है 1 एम्पियर लेंगे। धारा कितना लेंगे, 1 एम्पियर रहेगा, और समय जो रहेगा वो T बराबर जो है 1 सेकंड रहेगा। धारा 1 एम्पियर, समय जो है 1 सेकंड। यदि के नीचे तो करेंगे और तो के नीचे वहां पर सूत्र लिखेंगे, Q बराबर होता है, कल यह बताया गया था, I गुणे क्या होता है, T होता है, मतलब धारा गुणे क्या होता है, समय होता है। अब यहाँ मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। Q बराबर I का मान क्या है, 1 है, T का मान 1 है। अब यहाँ दोनों का मान 1 रखेंगे, तभी जाके गुणा करेंगे तो 1 आएगा। एक कूलाम बनाने के लिए यहाँ पे दोनों का मान क्या क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब यहाँ Q बराबर हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 क्या बन गया, कूलाम हो गया। तो बताइए आवेश कितना आ गया है, तो 1 कूलाम आ गया। 1 कूलाम कब आया है, तो जब धारा 1 एम्पियर रहेगा और समय क्या रहेगा, 1 सेकंड रहेगा, तो आवेश जो बनेगा वह कूलाम बनेगा, 1 कूलाम बनेगा। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा लिख लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे अर्थात, और अर्थात लिख करके यहाँ कामा देंगे, और कामा दे करके यहाँ पर इसकी परिभाषा को लिख लेंगे। अब परिभाषा क्या होगा, तो लिखेंगे 1 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की, 1 एम्पियर की धारा, 1 एम्पियर की धारा कितने सेकंड में, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में, 1 सेकंड में क्या होती हैं, प्रवाहित होता है। 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, प्रवाहित होता है। तो चालक का आवेश होता है, तो चालक का आवेश
एक कूलाम कहलाता है। एक कूलाम कहलाता है। एक कूलाम कहलाता है। तो कितना आसान है। तो क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर की धारा 1 सेकंड में प्रवाहित होता है, तो चालक का जो आवेश होता है वह 1 कूलाम कहलाता है। तो आप सभी विद्यार्थी से अपने कॉपी में क्या कीजिए, जरूर नोट कर लीजिए। अब अगला हेडिंग बनेगा आवेश का गुण क्या है। तो अब हेडिंग नोट कर लेंगे, आवेश का गुण। अब आवेश का गुण क्या है, तो लिखेंगे आवेश का गुण जो होता है वह निम्न होता है। निम्न मतलब 1 2 करके नीचे बताया जाएगा क्रमशः, और इसे आप सभी विद्यार्थी जरूर अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। इसे 2 बार पढ़िएगा, आपको जो है यह गुण याद हो जाएगा। पहला इसका गुण है, जब आवेश स्थिर रहता है मतलब विराम अवस्था में रहता है तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जब आवेश जो है क्या रहता है, स्थिर रहेगा तो केवल क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। तो यहाँ से जो है कंपटीशन का भी कई क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, यदि आवेश स्थिर हो तो जो है जो आवेश स्थिर रहता है तो आवेश क्या क्षेत्र उत्पन्न करता है, वैद्युत क्षेत्र की चुंबकीय क्षेत्र है। तो याद रखिएगा कौन सा क्षेत्र रहेगा, वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब दूसरा जब है, जब आवेश गति करता, अब देखिए यहाँ स्थिर था, अब यहाँ आवेश क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो लिखेंगे जब आवेश गति कर रहा है तो किसी निश्चित वेग से हो तो वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब ध्यान दीजिए, जब स्थिर रहेगा तो केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, और गति अवस्था में रहेगा तो वहां वैद्युत क्षेत्र भी रहेगा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला जो है, किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करती है। जो किसी वस्तु का जो आवेश है वो आवेश की जो मात्रा होता है वह वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं रहता है, नहीं करता है। अगला जो है, दो समान आवेश एक दूसरे से क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। दो समान, समान माने क्या होता है, बराबर। अगर दो आवेश जो है बराबर होते हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, मतलब दूर जाते हैं। और दो असमान आवेश रहेंगे तो वह एक दूसरे से क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित मतलब क्या होता है, आना, मतलब जुड़ना। तो आकर्षित, जब दोनों आवेश समान रहेगा तो प्रतिकर्षित होता है, और जब दोनों आवेश जो है असमान रहता है तो वह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर टोटल 5 गुण जो है आवेश का बताया गया। तो इसमें से जो है बहुत ही यह महत्वपूर्ण है। ये 5 गुणों को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में जरूर नोट कीजिए और इसे 2 बार पढ़िए, आपको तुरंत याद हो जाएगा। तो अब अगला हमारा क्या पढ़ेंगे, आवेशित करने की कितनी विधियां होती हैं। तो आवेशित करने की जो है 3 विधियां होती हैं। अब यहाँ लिखेंगे आवेशित करने की विधियां। तो आवेशित करने की विधियां जो है 3 है, 1 2 3 है। पहला जो है चालन द्वारा, दूसरा जो है प्रेरण द्वारा, और तीसरा जो है घर्षण द्वारा जो है आवेशित किया जाता है। अब यह चालन द्वारा क्या होता है, प्रेरण द्वारा क्या होता है, और घर्षण द्वारा जो है आवेशित कैसे किया जाता है। तो अब हेडिंग डालेंगे चालन द्वारा। तो अब यहाँ हेडिंग रहेगा चालन द्वारा। तो लिखेंगे जब दो वस्तु एक साथ संपर्क में रखे जाते हैं, जब दो वस्तु को क्या करते हैं, एक साथ संपर्क में लाते हैं, संपर्क में जब आता है तो क्या होता है, उनमें से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। उसे चालन द्वारा क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो जब दो वस्तु को एक साथ क्या कर दें, संपर्क में रख देते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होने लगता है, उसे चालन द्वारा आवेशन कहा जाता है। बहुत सरल भाषा में आपको परिभाषा बताया जा रहा है जिससे आपको तुरंत परिभाषा क्या हो, याद हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, जब दो वस्तु को क्या करना है, संपर्क में लाना है। अब यहाँ पे देखेंगे प्रेरण द्वारा क्या होता है, जब दो वस्तु परस्पर एक साथ रखे हों, उनमें से एक वस्तु पर आवेश चाहे जो भी हो तो दूसरे वस्तु उदासीन हो तो पहले वस्तु के कारण दूसरे वस्तु पर उतने ही आवेश का विपरीत आ जाता है। तो यह विधि प्रेरण द्वारा आवेशन कहा जाता है। मतलब यहाँ पे दो वस्तु अगर ले लिया जाए, जैसे यहाँ पर जो है एक वस्तु पर 10 कूलाम आवेश है और यहाँ पर जो है उदासीन है। मान लेते हैं पहले शुरुआत में क्या है, यह उदासीन है, मतलब यहाँ पे कोई आवेश नहीं है। तो क्या लिखा है, दो वस्तु परस्पर एक साथ रखे हों, उनमें से एक वस्तु पर आवेश है, एक वस्तु पर क्या है, आवेश है, जो भी दूसरा वस्तु क्या हो, उदासीन हो। मतलब ये दूसरा जो है वस्तु जो है क्या हो, उदासीन हो। तो पहले वस्तु के कारण, अब ये पहले वस्तु के
के कारण दूसरे वस्तु पर उतने ही आवेश का विपरीत आवेश आ जाता है। यह विधि क्या कहलाएगा? प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। मतलब अगर यहाँ 10 कूलाम का आवेश है और ये दोनों जो है एक दूसरे के पास हैं, संपर्क में हैं, तो और यह शुरुआत में जो है इस पे आवेश नहीं था, लेकिन जब इसके संपर्क में आएगा तो ये 10 कूलाम आवेश अगर प्लस में है तो ये 10 कूलाम आवेश क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऋण आवेश हो जाएगा। अगर ये 5 कूलाम का आवेश है तो यहाँ -5 कूलाम का आवेश हो जाता है। इस विधि को क्या कहा गया है? प्रेरण द्वारा जो है आवेशन कहा जाता है। तो चालन में क्या था? एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने लगता है। प्रेरण में क्या होता है? एक वस्तु में आवेश रहेगा और दूसरे वस्तु में जो है उदासीन रहेगा। उदासीन का मतलब उस पे कोई चार्ज नहीं रहेगा, ना धन आवेश रहेगा ना तो ऋण आवेश रहेगा। लेकिन जब उसके संपर्क में लाया जाता है तो जितना आवेश इस पे रहता है वही आवेश इस पे आ जाता है, लेकिन इस पे जो आवेश आता है वह ऋण आवेश आता है। अगर ये धन आवेश है तो ये ऋण आवेश होगा और ये हमेशा धन आवेश ही रहता है। याद रखिएगा, यह हमेशा पहला जो आवेश होता है वह धन आवेश रहता है और दूसरा जो आवेश होता है वह हमेशा जो है ऋण आवेश हो जाता है। तो प्रेरण द्वारा भी जो है आप लोग आवेशन समझ लिए होंगे। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे घर्षण द्वारा आवेशन। तो अब हम लोग पढ़ेंगे घर्षण द्वारा। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल कर दूसरी वस्तु में पहुंच जाती हैं। जब दो वस्तु को आपस में क्या करते हैं? रगड़ा जाता है तो एक वस्तु से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है और दूसरी वस्तु में क्या होता है? पहुंच जाती है। जिस वस्तु में इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर धन आवेश होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उस पर कौन सा आवेश होता है? उस पर धन आवेश होता है। और जिस पर इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं उस पर जो है ऋण आवेश आ जाता है। यह प्रक्रिया घर्षण द्वारा जो है आवेशन कहलाती है। कितना आसान है? जब दो वस्तु को क्या करेंगे? रगड़ेंगे तो एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, दूसरी वस्तु में क्या हो जाती हैं? पहुंच जाती हैं। जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसको क्या कहा गया है? धन आवेश कहा जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे, माने जिस पे इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं उस पर जो है ऋण आवेश आ जाता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाएगा? तो घर्षण द्वारा जो है आवेशन कहलाती हैं। बहुत सरल भाषा में उत्तर दिया गया है। यहाँ देखा जाए तो आपको 4 से 5 लाइन का है, लेकिन यह जो है बहुत ही आसान है, आपको तुरंत याद हो जाएगा जब इसे 2 बार पढ़ेंगे तो अगला हमारा जो है आवेश संरक्षण का नियम। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जो है जैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम आप सभी विद्यार्थी पढ़े होंगे, इसी प्रकार जो है आवेश संरक्षण का नियम भी है। तो आवेश संरक्षण का मतलब क्या होता है? जैसे ऊर्जा संरक्षण में क्या होता है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकते हैं, न ऊर्जा को क्या कर सकते हैं? नष्ट कर सकते हैं। ऊर्जा को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में जो है रूपांतरण कर सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़े होंगे। तो इसी प्रकार ऊर्जा संरक्षण का नियम जैसे आप लोग पढ़े होंगे उसी प्रकार आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। यहाँ लिखेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न कर सकते हैं न ही नष्ट कर सकते हैं। आवेश एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या होते हैं? रूपांतरण किया जाता है। यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। कितना आसान है। तो आवेश संरक्षण का नियम भी आप लोग को याद हो गया होगा। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में रूपांतरण मतलब उसके रूप को बदल देना, रूपांतरण किया जा सकता है। यह नियम आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। तो इसका जो है नियम को जो है आप सभी विद्यार्थी अपने कॉपी में से जरूर नोट कीजिए और इसे 2 बार पढ़िए। आपको परिभाषा तुरंत याद हो जाएगा। बहुत सरल भाषा में जो है आपको परिभाषा बताया जा रहा है। तो अब अगला जो हमारा है आवेश के परमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत। यह भी कई साल बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है कि आवेश का जो है परमाणुकता या क्वांटीकरण सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आवेश के जो है परमाणुकता सिद्धांत के अनुसार। अब इसको देखिए ध्यान से, क्या सिद्धांत बना हुआ है। किसी भी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन संख्या जो है हमेशा एक पूर्ण संख्या होता है। हमेशा कौन संख्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है उसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो संख्या हमेशा आपको याद रखना है पूर्ण संख्या होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को ही क्या कहा गया है?
आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहते हैं। बताइए, 4 लाइन की परिभाषा है इसका, 4 लाइन का नियम है, लेकिन आपको क्या है याद है, बस 2 बार पढ़िए। किसी भी वस्तु पे क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को विभाजित नहीं किया जा सकता है। इस सिद्धांत को आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत कहा जाता है। तो आप सभी विद्यार्थी से जरूर अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब लास्ट हेडिंग जो है आज का है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। जैसे मैग्नेट एरिया होता है, इसी तरह इलेक्ट्रिक जो है एरिया होता है। तो यहाँ पर वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जिसके अंतर्गत किसी पिंड को अपने ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा, वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। तो कहेंगे वैद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंतर्गत किसी पिंड को अपने ओर क्या कर ले, आकर्षित कर ले, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कितना आसान परिभाषा है, बस इसे 2 बार पढ़िए, आपको परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर सरल भाषा में आपको फिजिक्स पढ़ाया जाएगा, जिससे आपको तुरंत जो है परिभाषा और इसके नियम आपको याद हो जाए। तो आज का वीडियो में जो है इतना ही रहेगा। तो आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।